गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं एमडी सर केमिस्ट्री 100% मार्क्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर विचार करेंगे, लेकिन मेरा पहला टॉपिक रहेगा विसरण। तो पहले देख लेते हैं कि विसरण क्या है। तो चलिए, यहाँ पर परिभाषा लिख दिया गया। परिभाषा क्या बोल रहा है? विसरण। विसरण क्या है? अणुओं का अपना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। मतलब जो अणु होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चला जाता है, गति करता है, मूव कर लेता है। तो इसी क्रिया को, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगरबत्ती का जलना। जब अगरबत्ती जलता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़्यादा जो अगरबत्ती का सांद्रण होता है, कणों का सांद्रण वहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर अगरबत्ती जला हुआ है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादा धुआं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जैसे जैसे ये कमरा में फैल रहा है वैसे वैसे ये धुआं कम दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो इसका सांद्रता है, कणों की जो सांद्रता है, अणुओं की सांद्रता जो कण के रूप में है वो ज़्यादा यहाँ पर है। तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चला जाता है, मूव करता है, फैल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विसरण। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं। मेरे साथ एक दो बार बोलिए, याद हो जाएगा। अणुओं का अपना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। आप बिल्कुल सही सुने, हम क्या बोले? अणुओं का अपना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। क्या सुने आप? अणुओं का अपना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। तब बात समझ में आ गया होगा। अब इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रासरण दाब। तो देखिए प्रासरण दाब क्या होता है उसको देखते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको।
तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। तो क्या बोले हम लोग, वह कम से कम बाहरी दाब, यानी वो जो कम से कम बाहरी दाब जो बाहर से दाब लगाया गया है उस दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। जरा एक बार दोबारा देखा जाए, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। क्या बोले, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। आइए एक फिगर दिखाते हैं। एक पात्र लिया गया और इसको अर्ध पारगम में झिल्ली इसमें लगा दिया गया। तो आपको पता है कि अर्ध पारगम में जब झिल्ली लग जाता है तो केवल विलायक ही विलयन की ओर गति करता है। मान लीजिए कि इधर विलयन है, विलयन है, इधर माना जाए कि शुद्ध विलायक है, विलायक। तो आप प्रासरण में पढ़े हैं कि विलायक विलयन की ओर गति करता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से, यानी विलयन पर लगाया गया, विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो उससे कम से कम बाहरी दाब को, उस दाब को हम लोग क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहते हैं। जो वो कम से कम जो बाहरी दाब है उसी दाब को हम लोग प्रासरण दाब कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर ले। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो एक बार लास्ट में देखिए क्या बोले हम, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे उल्टा प्रासरण। उल्टा प्रासरण क्या है तो पहले सुन लिया जाए, उसके बाद हम फिर इसको नोट करवा देंगे। तो देखिएगा, जब विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, आप क्या सुने, जब विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन का विलायक शुद्ध विलायक की ओर गति करता है। विलयन का विलायक शुद्ध विलायक की ओर गति करता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रासरण दाब कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लिया जाए, जब विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन का विलायक अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर गति करता है, प्रासरण उल्टा प्रासरण कहलाता है। देखिए,
अर्ध पारगम्य। चलिए समझा जाए। जब विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, आइए एक फिगर के माध्यम से समझा जाए। एक पात्र लिया गया और इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया गया। अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाने का मतलब हो गया ये कि विलायक विलयन की ओर गति कर सकता है। तो हम लोग प्रासरण में पढ़े हैं कि शुद्ध विलायक का जो कण है वो विलयन की ओर गति करता है, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि विलायक विलयन की ओर गति करता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, इसको मान लीजिए विलयन है ये, और ये क्या है, शुद्ध विलायक है। मतलब ये हो गया, विलयन का मतलब हो गया कि ये इसमें विलेय भी है और विलायक भी है, और यहाँ पर ये शुद्ध विलायक हो गया। कैसा विलायक है? शुद्ध विलायक। तो आप लोग अभी तक पढ़े हैं कि जब अर्ध पारगम में झिल्ली लगा दिया जाता है तो विलयन की ओर विलायक गति करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। देखिए, जब विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, यानी इस पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, तो विलयन का विलायक, यानी विलयन में दो चीज है, विलेय भी है और विलायक भी है। तो क्या बोले, विलयन का विलायक अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा, यानी अर्ध पारगम में झिल्ली को पार करते हुए, अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर गति करता है। यानी ये जो विलायक है अब ये इधर गति करने लगेगा। समझ गए बात? तो शुद्ध विलायक की ओर गति करता है। अब आइएगा, चूंकि यह क्रिया प्रासरण के उल्टा होता है, चूंकि यह क्रिया प्रासरण के उल्टा होता है, क्योंकि प्रासरण में आप तो पढ़े हैं कि विलायक विलयन की ओर गति करता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या देखे, आप यहाँ पर क्या देखे, विलयन के विलायक शुद्ध विलायक की ओर गति करता है। तो चूंकि यह क्रिया प्रासरण के उल्टा होता है, अतः इसे उल्टा प्रासरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको नोट करते हैं। नोट कर लें।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्या होता है एक बार हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर लिखवा भी देंगे, उस पर लिख देंगे। तो देखिएगा, बाह्य परासरण, जब किसी तंत्र के अंदर के विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता से कम होता है तो विलायक तंत्र के अंदर से बाहर की ओर गति करता है, इसे बाह्य परासरण कहते हैं। देखिए, जब किसी तंत्र के विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता से कम, यहां ध्यान दीजिएगा, कम होता है तो विलायक तंत्र के अंदर से बाहर की ओर गति करता है। तो ये क्या कहलाता है? बाह्य परासरण। बाह्य परासरण कहलाता है। तो जरा समझा जाए, जब किसी तंत्र के विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता से कम होता है तो विलायक तंत्र के अंदर से बाहर की ओर गति करता है, बाह्य परासरण कहलाता है। एग्जाम्पल देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखें एग्जाम्पल, फूल जाना। आपने क्या देखा? नमक के संतृप्त जलीय विलयन में ताजे अंगूरों का फूल जाना नहीं, सिकुड़ जाना, सॉरी, सिकुड़ जाना, ध्यान रखेंगे। नमक के संतृप्त जलीय विलयन में ताजे अंगूर का सिकुड़ जाना। आपको पता है कि जब हम लोग नमक के संतृप्त जलीय विलयन में ताजे अंगूर को डालते हैं तो ताजा अंगूर सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है कहने के मतलब उसका जो ताजगी होता है वो ताजगी नहीं रहता है, वो पहले से नरम पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है बाह्य परासरण के कारण। अंगूर यहाँ पर एक तंत्र है और आप क्या किए हैं, अंगूर को ये नमक के
जलीय विलयन में, वो भी कैसा नमक का जलीय विलयन है, संतृप्त नमक के जलीय विलयन में आप अंगूर को डाले हैं। तो चूंकि ये अंगूर का सांद्रता नमक के संतृप्त जलीय विलयन से कम है, इसलिए अंगूर के विलायक बाहर की ओर गति करता है। यही इसका मुख्य कारण है अंगूर का सिकुड़ने का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, जब किसी तंत्र के विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता से कम होता है तो विलायक क्या करता है, अंदर से बाहर की ओर गति करता है, यानी तंत्र के अंदर से बाह्य विलयन में गति करता है। तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःपरासरण। यदि आपको बाह्य परासरण याद हो गया हो तो बिल्कुल ये याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसका उलट है, विपरीत है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस परिभाषा में क्या क्या सुधार करना होगा कि बाह्य परासरण अंतःपरासरण हो जाएगा। तो देखिए, अंतःपरासरण, जब किसी तंत्र के विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता से, यहाँ पर लिखा गया है कम, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, अधिक होता है, तो विलायक तंत्र के अंदर से बाहर की ओर गति करता है। तो यहाँ पर भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो विलायक बाहर से अंदर की ओर गति करता है। देखिए, दोबारा देखिए इसको, जब किसी तंत्र के विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता से अधिक होता है तो विलायक बाहर से अंदर की ओर गति करता है, बाह्य परासरण कहलाता है। एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। किशमिश का जल में फूल जाना, देखिएगा ये इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसको नोट कर लें आप। तो आइए समझते हैं यहाँ पर, जब किसी तंत्र के विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता से अधिक होता है तो विलायक बाहर से अंदर की ओर गति करता है, बाह्य परासरण कहलाता है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, किशमिश का जल में फूल जाना। तो जरा ध्यान दिया जाए कि अगर किशमिश को, सूखा अंगूर को अगर हम लोग जल में डालते हैं तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद कि किशमिश का आकार बड़ा हो गया, वो फूल गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशमिश के अंदर की जो सांद्रता है, जो बाहर जो जल है उसकी सांद्रता से अधिक होता है, किशमिश की सांद्रता अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जल किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है, यही बात है, इसी की वजह से वह फूल जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समपराशरी विलयन।
बहुत छोटे छोटे लाइनों में ये परिभाषा है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसको भी हम लोग जान लें। हर चीज़ को जानेंगे जो आवश्यक है। तो जानेंगे हम लोग संप्रासरी विलयन। देखिएगा, वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए, वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के हाँ, तो देखिए, तो वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के प्रसारण दाब के बराबर होता है संप्रासरी विलयन कहलाता है। आप बिल्कुल सही सुना, हम क्या बोले? वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के प्रसारण दाब के बराबर होता है संप्रासरी विलयन कहलाता है। नाम से ही पता चलता है इसका काम, सम मतलब कि बराबर। कहने के मतलब कि एक विलयन आपके पास पहले से है और एक दूसरे विलयन से तुलना किया जा रहा है, तो क्या कह रहा है कि वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के प्रसारण दाब के बराबर होता है संप्रासरी विलयन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा, दोबारा सुन लें। वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के प्रसारण दाब के बराबर होता है संप्रासरी विलयन कहलाता है। तो आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्प प्रासरी विलयन। तो देखिए, यहां से इसको हटा देंगे तो हो जाएगा आपका अल्प। अल्प के मतलब होता है कम। अल्प प्रासरी विलयन वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के प्रसारण दाब वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के प्रसारण दाब से कम होता है अल्प प्रासरी विलयन कहलाता है। क्या सुने आप? वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के प्रसारण दाब से दिए गए विलयन के प्रसारण दाब से कम होता है अल्प प्रासरी विलयन कहलाता है। मतलब यहाँ पर भी वही बात है, कह रहा है कि वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के प्रसारण दाब से कम होता है अल्प प्रासरी विलयन कहलाता है। मतलब दो प्रकार के विलयन है, और एक कम है और एक अधिक है। तो कम वाला का बात हो रहा है यहाँ पर कि वह विलयन जिसका प्रसारण दाब दिए गए विलयन के प्रसारण दाब से कम होता है अल्प प्रासरी विलयन कहलाता है। एक आता है आपका अति प्रासरी विलयन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कम के जगह पर अधिक लगा देंगे तो उसका भी परिभाषा हो जाएगा। फिलहाल इसको आप नोट करें।
अब अगला टॉपिक है अति पराशरी विलयन। तो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और परिभाषा आपका तैयार हो जाएगा। देखिएगा, वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से यहाँ कम है ना, तो यहाँ कर देंगे अधिक, अति अधिक। अधिक होता है अति पराशरी विलयन कहलाता है। क्या सुने आप? वह विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, अति पराशरी विलयन कहलाता है। तो इसको भी नोट कर लें। हाँ, तो देखिए इसको, समान ताप पर जिन विलयनों की वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। क्या देखा आपने? समान ताप पर जिन विलयनों की वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। कहने के मतलब है कि जो तापमान है वो समान रहेगा। समान ताप पर जिन विलयनों की वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं या कहलाते हैं। तो कहने के मतलब यहाँ पर ध्यान देना यही है कि यहाँ पर जब तापमान समान कर दिया जाता है और जिन जिन विलयनों की वाष्प दाब उस समय समान होता है उन विलयनों को समदाबी विलयन कहते हैं। आप इसको नोट कर लें, याद कर लें। क्या लिखा गया है? समान ताप पर जिन विलयनों की वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। नोट करें। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।